राघव, अपने ससुराल वालों से अपना हक मांगने में कैसी शर्म। तुम दामाद हो उस घर के, तुम्हारी पत्नी बेटी है, बहन है। अपना हक लेने में कैसी शर्म। कब तक किराए की दुकान से काम चलाएगा। कमाई का बड़ा हिस्सा तो किराया देने में ही चला जाता है। कपिल ने अपने दोस्त राघव से कहा, क्या ये सही रहेगा? मेरी पत्नी इस बात के लिए कभी राजी नहीं होगी। राघव बोला, इसमें झिझकना कैसा। मैं भी तो कितनी बार अपने ससुराल वालों से पैसों की मदद मांगता हूँ। उन्हें कह देता हूँ, आप लोग अभी के लिए मदद कर दो, बाद में मैं लौटा दूंगा। एक दो बार नहीं, कई बार पैसे ले चुका हूँ, दुकान के लिए, मकान के लिए। अब वो ठहरे बेटी वाले, बेटी के घर में सुख शांति बनी रहे, इसलिए दामाद से पैसे मांगने की जरूरत नहीं समझते। पैसे वापस मांगने की हिम्मत करने से पहले 2 बार जरूर सोचेंगे। कपिल ने राघव को सलाह दी। घर आकर राघव अपनी पत्नी से इस विषय पर बात करता है। सुषमा, तुम तो जानती हो, दुकान का किराया महंगाई की तरह बढ़ता जा रहा है। प्रतिस्पर्धा के युग में दुकान भी अब छोटी पड़ रही है, तो मैंने अपनी बड़ी दुकान मेन मार्केट में लेने का विचार किया है। दुकान का मालिक आए दिन किराया बढ़ाने की बात करता है। अपनी बड़ी दुकान खरीदने से ज्यादा माल भी रख सकेंगे और हर महीने किराए के पैसे भी बचेंगे। अपनी दुकान में हम अपने हिसाब से इंटीरियर कर सकेंगे, वरना किराए की दुकान में एक कील ठोकने पर भी दुकान मालिक से इजाजत लेनी होती है। अरे, ये तो बहुत खुशी की बात है। अपनी प्रॉपर्टी की बात ही कुछ और होती है। भविष्य में प्रॉपर्टी के दाम दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ेंगे ही, पर मेन एरिया में बड़ी दुकान का भाव तो काफी होगा। इतने पैसे कहां से आएंगे? क्या इस मकान के ऊपर लोन ले रहे हैं? सुषमा ने पूछा। नहीं, मकान के ऊपर तो लोन नहीं ले सकते। ये मकान माँ के नाम पर है और माँ मकान के ऊपर लोन लेने को कभी राजी नहीं होंगी। राघव बोला, तो फिर पैसे कहां से आएंगे? हमारी इतनी सेविंग भी नहीं है, सब मिलाकर गहने भी 10-12 लाख के ही होंगे। सुषमा ने पूछा। तुम अपने भाई से मकान में से अपना हिस्सा मांगो। बड़ा बंगला है, उसको बेचकर जो पैसे आएंगे उसमें तुम्हारा भाई अपने लिए एक फ्लैट ले ले और तुम्हारे हिस्से से हम दुकान खरीद लेंगे। राघव ने कहा। राघव जी, जो आप मुझसे करने को कह रहे हैं वो मैं हरगिज नहीं करूंगी, चाहे जो हो जाए। सुषमा ने स्पष्ट शब्दों में अपने पति से कहा। लेकिन बहू, इसमें गलत क्या है? तुम्हारे पिताजी का देहांत हो चुका है, उनकी कोई वसीयत तो है नहीं। अब उनकी संपत्ति में तुम्हारे भाई के साथ साथ तुम्हारा भी तो हक है। वही हक हम तुमसे मांगने को कह रहे हैं। सुषमा की सास ने बातों को चाशनी में डुबाकर कहा। पर यह सही बात इसे समझ आए तब ना। राघव गुस्से में बोला। सुषमा के ससुराल में पति राघव, सास विभा जी, ननद अंजलि, उसकी शादी उसी शहर में हुई थी और एक प्यारी सी बेटी थी। अभी 15 दिन भी नहीं हुए थे सुषमा के पिताजी का देहांत हुए। माँ का देहांत हुए भी 3 बरस हो चुके थे। अब मायके में बस छोटा भाई नवीन और नई नवेली भाभी रंजीता थी। सुषमा के पिता ने अपनी हैसियत अनुसार दहेज में काफी कुछ दिया था। शादी में पूरे वक्त चिंता में डूबे रहे कि कोई कमी न रह जाए, पर दहेज के भेड़ियों को तो ये सब भी कम नजर आया। सुषमा को दहेज में दिया गया काफी सामान उसकी सास ने अपनी बेटी को दहेज में देने के लिए अलग रख दिया था। तीज त्योहारों के नाम पर कितना कुछ आता था सुषमा के मायके से, ताकि उनकी बेटी ससुराल में खुश रहे। सास की लालची निगाहें सुषमा के सामानों पर ही टिकी रहती। उस घर में मैंने अपना पूरा बचपन गुजारा है। माँ की ममता, पापा का दुलार उसी घर में मिला है। इकलौते छोटे भाई की कलाई पर राखी भी उसी घर में बांधी है। उस घर का आंगन, दीवारें, छत, घर के पेड़, सबका सब, पूरा का पूरा घर मेरे मन में समाया हुआ है। उसका कौन सा हिस्सा बेचकर अपना हिस्सा लूंगी। मेरे माता पिता ने मेरे और मेरे भाई की परवरिश में जरा भी भेदभाव नहीं किया। ऐसे में क्या मेरा फर्ज नहीं बनता था कि मैं अपने माता पिता का ख्याल रखूं। बेटियों का केवल अपने माँ बाप की संपत्ति में ही हक नहीं होता, बल्कि उन्हें अपने फर्ज भी निभाने चाहिए। जब मेरी माँ कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थी, तब मेरे पिता चाहते थे कि ऐसे नाजुक समय में मैं अपनी माँ के पास रहूं, पर आप लोगों ने मुझे बेटी का फर्ज निभाने नहीं दिया, मुझे मेरी माँ की सेवा नहीं करने दी। माँ जी, आपने अपनी झूठी तबीयत खराब होने का नाटक किया और मुझे 2 दिन में ही मायके से वापस बुला लिया, और अब आप चाहती हैं कि मैं पिता की संपत्ति में अपना दावा करूं। जब मैंने माता पिता के प्रति
कोई फर्ज नहीं निभाया तो संपत्ति में दावा किस बात का करूं। भाई की शादी में भी मेहमान बनकर गई, और राघव आपने घर के दामाद होने का कोई फर्ज नहीं निभाया। दामाद भी बेटे के समान होता है, पर आप तो सिर्फ लेना जानते हैं। घर के सदस्य की तरह कर्तव्य निभाना तो आपने सीखा ही नहीं। बिन माँ बाप के मेरा भाई छोटी उम्र में अकेला हो गया। उसका सहारा बनने की बजाय आपकी रुचि घर की कीमत आंकने में लगी थी। मेरे भाई भाभी के मन में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? किस मुंह से उसके पास जाकर राखी बांधूंगी? मेरे भाई भाभी सुखी रहे, उनके दिल में मेरे प्रति इज्जत प्यार रहे, मेरा मायका बना रहे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने भाई से कोई हिस्सा नहीं मांगूंगी, सुषमा ने स्पष्ट कहा। तो जाओ, वहीं जाकर रहो। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हैं, राघव ने गुस्से में कहा। सुषमा ने जल्दी जल्दी कपड़े सूटकेस में डाले और बच्ची को लेकर मायके चली गई। सास विभा जी ने तुरंत अपनी बेटी को फोन लगाया और सारी बात बताई। ठीक है मम्मी, आप चिंता मत करो, मैं शाम तक घर आऊंगी। फिर हम सब मिलकर भाभी के मायके जाकर उनकी खबर लेते हैं, बेटी अंजलि ने कहा। शाम को अंजलि एक बड़ा सा सूटकेस लेकर मायके पहुंचती है। पैर पटकते हुए अंदर आती है और गुस्से में माथा पकड़कर सोफे पर बैठ जाती है। क्या हुआ बेटी, तुम्हारे ससुराल वालों ने कुछ कहा क्या? मेरे पति कह रहे थे तुम्हारे भाई और भाभी के बीच मकान को लेकर समस्या हो रही है। कहीं ये परिस्थिति हमारे घर भी ना हो जाए। मेरे पति और मेरी सासू माँ कह रहे थे कि तुम्हारी माँ जीवित है तो उनके जीते जी वसीयत में अपना नाम भी दर्ज करा लो। जो मकान पिताजी माँ के नाम छोड़ गए हैं उसमें अपना हिस्सा भी लिखवा लो, नहीं तो माँ के गुजरने के बाद भाई बहन के बीच मकान को लेकर समस्या खड़ी हो जाएगी, अंजलि ने कहा। इसमें समस्या की क्या बात है? माँ बाप के बाद घर पर बेटे का ही हक रहता है। आखिर माँ का ध्यान मैं ही तो रख रहा हूं, राघव ने कहा। एक मकान को लेकर मेरे बेटा बेटी इस तरह लड़ रहे हैं। इससे तो अच्छा होता मेरे पति ने मकान बनवाया ही नहीं होता, विभा जी मन ही मन सोचने लगी। तेरे ससुराल वाले भी कितने लालची भेड़िए हैं। तेरी शादी में भी तो कितना दान दहेज दिया था। हर तीज त्योहार पर इतना कुछ देते हैं वो अलग, मकान पर तो सिर्फ मेरा ही हक रहेगा, राघव ने दृढ़ता के साथ कहा। अंजलि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। भैया, मेरे ससुराल वाले ना लालची भेड़िए हैं और ना ही उन्होंने मुझे कुछ लेने आपके पास भेजा है। जिस व्यवहार के लिए आप मेरे ससुराल वालों को भला बुरा कह रहे हैं, वही व्यवहार आप लोग खुद भाभी के साथ कर रहे हैं। भाभी के पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर कितना कुछ दिया था शादी में, याद है या भूल गए? माँ ने उसी सामान से मेरा दहेज तैयार किया था। दहेज के कारण ही कभी रिश्तों में टकराव, कभी तलाक तक की नौबत आ जाती है। हर तीज त्योहार पर भाभी के मायके से कितना कुछ आता है। इतना लेने के बाद भी आपको उनके पिता के मकान में हिस्सा चाहिए। माँ बाप अपनी लड़की को पाल पोस कर बड़ा कर एक अनजान परिवार को सौंप देते हैं। क्या ये कम बड़ी बात है? और उस पर से दहेज, ये कितना बड़ा पाप है। मेरे ससुराल वालों ने कुछ मांग नहीं की थी। स्वेच्छा से अपनी हैसियत अनुसार गृहस्थी का जो सामान हमने दिया वही स्वीकार किया है। कभी भी स्वयं से किसी भी सामान की मांग नहीं की, ना नगद की मांग की। यदि मांग कर लिया जाए तो भीख कहलाता है, जिसे लड़की वाले दया करके लड़की की खातिर दे देते हैं। लड़की वालों को परेशान करके लिया गया कभी पछता नहीं है, अंजलि ने कहा। हमने बहुत गलत किया सुषमा के साथ। मेरी छोटी बहन कितनी समझदार हो गई है। तुमने मेरी आंखें खोल दी। हमें किसी बात की कमी नहीं है। अपना घर है, अच्छा खा रहे हैं, पहन रहे हैं, फिर भी पत्नी के मायके की संपत्ति पर नजर रखे हुए था। मैंने रिश्तों का जरा भी मान नहीं रखा। अब मैं 1 मिनट की भी देरी किए बगैर अपनी पत्नी को लेने उसके मायके जाता हूं, राघव ने कहा। रुक बेटा, मैं भी चलती हूं तेरे साथ। मुझे भी अपनी बहू से माफी मांगनी है, विभा जी बोली। कुछ समय बाद दुकान खरीदने के लिए उन्हें बैंक से लोन मिल गया। सुषमा ने अपने सारे गहने भी बेच दिए। सुषमा नौकरी करने लगी। तनख्वाह ज्यादा तो नहीं थी, पर उससे घर खर्च चलाने में सहारा हो गया था। समय के साथ राघव की दुकान भी अच्छी चलने लगी। उसने धीरे धीरे बैंक का सारा कर्ज चुका दिया और पत्नी के कुछ नए गहने भी बनवा दिए। पत्नी की सूझबूझ से राघव के ससुराल वालों से रिश्ते भी बने रहे
और अपने बलबूते पर कामयाब भी हो गया। दोस्तों, ससुराल वालों को समझना होगा कि बहू के मायके वाले भी एक सीमा तक ही मदद कर सकते हैं। उनके ऊपर अतिरिक्त बोझ ना डालें। रिश्तों को निभाने के लिए प्यार और भरोसे की जरूरत होती है। पैसों को रिश्तों के बीच दरार ना बनने दें। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।